एक बेटा अपनी मां की बेरहमी से हत्या करने के बाद 4 दिन तक अपनी मां के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोता है। फिर 77 पन्नों में अपनी सुसाइड नोट लिखकर इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले जाता है। यकीनन इस कहानी को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इतनी भी बड़ी क्या मजबूरी रही होगी जिसको लेकर बेटा अपनी मां के साथ ही इतना बड़ा अपराध करने पे मजबूर हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सतीश प्रजापति। दोस्तों, आज की जिस सच्ची घटना से आप लोगों को मैं रूबरू कराने वाला हूं, यह सच्ची घटना है दिल्ली के रोहिणी इलाके सेक्टर 24 की। दरअसल इसी सेक्टर 24 के एक घर में एक महिला रहती है जिसका नाम रहता है मिथिलेश। इसी मिथिलेश के पास इसकी जो सहेली रहती है वो फोन लगाती है। फोन लगाकर पूछने का प्रयास करती है। सत्संग में जाना रहता है, संडे का दिन रहता है। काफी प्रयास करती है वो महिला, लेकिन उसके सहेली का किसी प्रकार से कोई भी जवाब नहीं आता, ना कोई रिस्पॉन्स मिलता है। फिर वो महिला क्या करती है, मिथिलेश के बेटे के पास फोन लगाती है। मिथिलेश का बेटा भी फोन नहीं उठाता है, लेकिन किसी तरह से एक बार फोन उठा लेता है। जब फोन उठा लेता है तो महिला पूछती है कि बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं काफी देर से ट्राई कर रही हूँ फोन लगाकर, लेकिन तुम्हारी मम्मी फोन नहीं उठा रही है। सत्संग में जाना है, बोल दो उन्हें फटाफट तैयार हो जाए और सत्संग में चलना है। इतना महिला कहती है तो बेटा उधर से कहता है कि माँ को तो मरे 4 दिन हो गए, अब मेरी बारी है। मैंने अपनी माँ को मार दिया, अब मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। इतना जब वो महिला सुनती है तो महिला काफी दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार वो बेटा ऐसा बोला तो बोला क्यों। वो तुरंत जाकर अपने पति से बताती है। फिर वहाँ के कुछ लोग इस घटना के बारे में जानते हैं तो वहीं के व्यक्ति के द्वारा बुद्ध विहार नगर थाने में फोन किया जाता है और थाने में फोन करके सारी चीजें बताई जाती है। पुलिस वाले वहां से तुरंत अपनी टीम लेकर उस पते पे पहुंचते हैं और उस घर के सामने जैसे पहुंचते तो देखते हैं अंदर से गेट बंद रहता है। गेट को खुलवाने की काफी प्रयास की जाती है, लेकिन गेट नहीं खुलता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हो ना हो इस घर में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। पुलिस वाले पीछे के रास्ते से जाते हैं, बालकनी से चढ़ते हैं और बालकनी के रास्ते से चढ़कर उस घर में घुसने का प्रयास करते हैं। तभी एक पुलिस वाले की नजर गेट के बगल में एक पेपर रहता है जो कि चपके रहता है, नोटिस, उस पर पड़ती है। पुलिस वाला उस नोटिस को पढ़ता है तो उसमें लिखे रहता है कि मां की लाश बाथरूम में है। इतना सुनकर पुलिस वाला भी काफी सोचने लगता है और डर जाता है। फिर किसी भी तरह उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। फिर पुलिस वाले धीरे धीरे अपने कदम अंदर करते हैं। जैसे जैसे पुलिस वाले अंदर घुसते हैं तो काफी बदबू आती है उस घर में से। पुलिस वाले जैसे ही अंदर घुस जाते हैं तो देखते हैं एक जगह एक लड़का मरे पड़े रहता है। फिर पुलिस वाले धीरे धीरे अपना कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे जैसे बाथरूम की तरफ जाते हैं तो पुलिस वालों की भी धड़कनें काफी तेज होते रहती हैं, क्योंकि पहले से उनको बता दिया गया रहता है नोटिस के जरिए। अब पुलिस वाले बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि एक महिला की लाश वहां मौजूद रहती है। अब किसी भी तरह उस महिला को पुलिस वाले निकलवाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उस घर में काफी बदबू रहती है जिसके कारण कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर इस लड़के के पास आते हैं पुलिस वाले, इसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस लड़के के पास से एक नोटबुक मिलती है। नोटबुक को पुलिस वाले उठाते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोटबुक पूरे 250 पन्नों की रहती है, लेकिन 77 पन्ने ऐसे रहते हैं जिसको लेकर पुलिस वाले पढ़ते हैं तो चौंक से जाते हैं। और पुलिस वालों का कहना यह भी रहता है कि आज तक ऐसा केस हमारे सामने कभी नहीं आया। दरअसल वो जो लड़का रहता है वो 77 पन्नों में अपनी सुसाइड नोट लिख कर छोड़ गया रहता है। काफी कुछ लिखे रहता है उस सुसाइड नोट में। दरअसल कई साल पहले जब इस लड़के के माँ बाप की शादी होती है तो शादी होने से कई साल तक उनके बच्चे नहीं होते हैं। काफी प्रयास करते हैं ये लोग, कई मंदिरों में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, लेकिन कहीं से कोई सफलता नहीं मिलती है। धीरे धीरे कई साल हो जाते हैं। आखिरकार 14 साल बाद फिर इनके जीवन में कुछ खुशियां आती हैं, जो कि यही लड़के के तौर पे देखी जाती है। इस लड़के का जन्म होता है और इसका नाम रखा जाता है क्षितिज। इस लड़के का नाम क्षितिज रहता है। काफी लाड प्यार से ये बड़ा होता है, लेकिन काफी ये उदास रहता है। बचपन से इसकी जो हरकतें रहती हैं कुछ अजीब सी रहती हैं। इसको भेजा जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए, तो यह स्कूल जाता है, लेकिन इसके कोई दोस्त नहीं बन पाते हैं। जो भी लोग रहते हैं इसको चिढ़ाते हैं, मारते हैं। ये काफी परेशान रहता है बच्चों से और कई बार मैडम से भी शिकायत करता है, लेकिन मैडम इसकी बात नहीं सुनती है। धीरे धीरे लड़का यही माहौल में ढलते ढलते बड़ा होता है, लेकिन इसके दोस्त कोई नहीं बन पाते। कुछ ऐसे बनते हैं जो इसका साथ कुछ दिन के बाद छोड़ देते हैं। यकीनन हर किसी के जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होता है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, लेकिन ये लड़का ऐसा रहता है कि इसका कोई दोस्त यार नहीं रहता है।
ये काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस करता है और टूट सा जाता है। लेकिन धीरे धीरे इसकी पढ़ाई 12वीं तक होती है, लेकिन उसी दौरान इसके जो पिता रहते हैं उनकी अचानक से मौत हो जाती है। पिता के चले जाने से बेटा और माँ दोनों बहुत टूट जाते हैं और घर की स्थिति भी काफ़ी खराब हो जाती है। किसी तरह से माँ सिलाई करके अपने घर को चलाती है और बेटे को पढ़ाती है। फिर बेटा किसी तरह से कॉलेज भी पूरा करता है और कॉलेज पूरा करने के बाद जॉब भी कहीं नहीं लगता है और धीरे धीरे यह डिप्रेशन में चले जाता है। इसको रात में नींद नहीं लगती है, पूरी रात जगे रहता है, पूरी दिन जगे रहता है, सिर्फ डिप्रेशन में रहता है और अकेलापन महसूस करता है। पिता के चले जाने के बाद काफ़ी गम में रहता है। इधर माँ भी इसकी काफ़ी बीमार रहती है, लेकिन किसी तरह से सिलाई करके घर का खर्च चलाती है। माँ बीपी की पेशेंट रहती है। फिर धीरे धीरे उसके आँख में जाले पड़ने लगते हैं, मोतियाबिंद हो जाता है। इधर बेटा भी काफ़ी पीड़ित हो जाता है, दवाई इलाज कराने के लिए पैसे नहीं रह जाते हैं। ये अपने आप को एक घर में एक रूम में बंद करके काफ़ी कोसता है और काफ़ी अकेलापन महसूस करता है। फिर अचानक से इसके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चलने लगती हैं जिसको लेकर यह सोचता है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म कर लूँ। ऐसा सोचते सोचते फिर ये भी ये सोचता है लड़का कि अगर मैं ऐसा कदम उठाता हूँ तो मेरी माँ का क्या होगा। अभी तक वो पिता के चले जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई है, उनके याद में रोते रहती है। अगर मैं भी ऐसा कर लिया तो फिर उसका क्या होगा। और माँ काफ़ी बीमार भी रहती है, तो यह सोचता है कि क्यों ना पहले माँ की हत्या कर दी जाए, उसके बाद मैं सुसाइड कर लूँ। फिर यह लड़का इतना सोचने के बाद जाता है मार्केट से गाड़ी का जो क्लच वायर रहता है उसको लेकर आता है। फिर 1 सितंबर 2022 की रात ये अपनी माँ के साथ बैठकर कुछ बातें करता है, हंसता है, बोलता है। माँ तो पूरी तरह से अनजान रहती है, लेकिन बेटा पूरी तरह से प्लानिंग बनाए रहता है। बेटा धीरे से अपनी माँ के गले में उस वायर को डालता है और पूरी तरह से खींच देता है, दबा देता है, जिससे माँ छटपटाने लगती है। फिर धीरे धीरे इसकी गोद में ही माँ दम तोड़ देती है। बेटा देखता है कि जैसे ही माँ की सांसें रुक गई हैं, फिर बेटा काफ़ी फूट फूट कर रोता है। फिर यह लड़का क्या करता है कि अपनी माँ के चेहरे को धोता है गंगा जल से। गंगा जल से धोने के बाद भागवत गीता का 18वां अध्याय तक पढ़ता है। 18वां अध्याय पढ़ने के बाद पूरी नहीं पढ़ पाता है। फिर उस भागवत गीता को अपनी माँ के छाती पे रख के चले जाता है और जाता है तो नोटबुक उठाता है और बचपन से लेके अभी तक की जितनी चीज़ें रहती हैं उनको लिखना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे जैसे ही लिखना स्टार्ट करता है तो आता है दिन शनिवार आता है तो लाश से कुछ बदबू आने लगती है, जिसको लेकर यह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फिर किसी भी तरह यह ले जाकर बाथरूम में उस लाश को बंद कर देता है। तब पर भी काफ़ी बदबू आती रहती है, तो यह अगरबत्ती जलाता है, कुछ डीओ छिड़कता है, परफ्यूम छिड़कता है। अब धीरे धीरे यह लड़का लिखते लिखते कई पन्ने लिख डालता है, लेकिन अभी तक इसकी जो सुसाइड नोट थी वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई रहती है। फिर मास्क पहनता है, मास्क पहनकर लिखना स्टार्ट करता है। लिखते लिखते दिन आ जाता है रविवार 4 सितंबर 2022। 4 सितंबर 2022 की शाम जब वो महिला का फ़ोन आता है, तब ये बेटा फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाकर यही बात कहता है कि माँ को तो मैं 4 दिन पहले ही मार दिया, अब मेरी बारी, अब मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। इतना बोलकर यह लड़का फ़ोन रखता है और अपनी सारी नोटबुक पूरी किए रहता है, करीब 77 पन्नों में। 77 पन्नों में पूरी करने के बाद यह सुसाइड कर लेता है। पुलिस वाले इस चीज़ से काफ़ी हैरान थे कि कोई भी व्यक्ति सुसाइड नोट लिखता है तो 1 पेज का या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज का, लेकिन ये जो लड़का था करीब 77 पन्नों में अपनी सुसाइड नोट लिख कर चले गया, जिससे पुलिस वाले भी काफ़ी हैरान थे। दोस्तों, इस सच्ची घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहाँ रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।